talked about the destruction also. Acetylcholinesterase के through होता है. And then there are different drugs. मैम जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो ग्रेडेड मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी कहते हैं. नहीं, एंड प्लेट पोटेंशियल वहीं रहेगा. ग्रेडेड होगा जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा. मैं आज बताती हूँ आपको मसल पोटेंशियल में, फिर आई होप सो आपको कुछ याद आ जाएगा नर्व पोटेंशियल का. देयर आर सम ड्रग्स जो ब्लॉक करती हैं नेट पे प्रॉब्लम आ रही है. नाउ आई जॉइन बैक. अगर मेरी आवाज अब कैन यू हियर मी? यस मैम. ओके, मुझे बीच में थोड़ा यहाँ से नेट का प्रॉब्लम आ रहा है. मैं आई एम इन कॉलेज सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. अच्छा, ड्रग्स जो स्टिमुलेट करती हैं मसल फाइबर्स को एंड दे हैव द एक्शन जस्ट लाइक एन एसिटाइलकोलिन. They are methacholine, carbachol, nicotine. You have to memorize the names. They act for minutes or hours, but they are not destroyed by cholinesterase. Acetylcholine जो normal action potential generate करती है, तो वो अपना काम करने के बाद जब सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर देती है और सोडियम अंदर की तरफ आने लगता है और फिर कैल्शियम रिलीज होता है, तो वो बाद में cholinesterase के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है. ये हमने पिछली दफा डिस्कस किया. लेकिन देयर आर ड्रग्स जो अफेक्ट वैसा ही देती हैं जैसे acetylcholine, and they have the same action but they are not destroyed by the cholinesterase, so ये more harmful होते हैं. Then there are different drugs जो stimulate करती हैं neuromuscular junction को by inactivating the acetylcholinesterase, यानी वो वाली एंजाइम जिससे acetylcholine ब्रेक डाउन हो जाता है उसको इनएक्टिवेट कर देगी. जब उसको इनएक्टिवेट कर देगी तो एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट एनहांस हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा. इसमें न्यूस्टिग्मीन फाइजोस्टिग्मीन रहता है. ये इनएक्टिवेट कर देती है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज फॉर सेवरल आवर्स. ये कौन सी ड्रग्स हैं जो आप इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज करते हैं, जो आप स्प्रे करते हैं क्रॉप्स के ऊपर. सो अगर आप समझें कि वो वाली ड्रग्स एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी, उसको इनएक्टिवेट कर देगी, उसको काम करने नहीं देगी, तो एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो ये एक पॉइजन के तौर पे एक्ट करेगा. एंड देन देयर इज दिस डाइआइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट. ये नर्व गैस पॉइजन है और ये इनएक्टिवेट कर देती है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को फॉर वीक्स. इसकी वजह से डेथ हो जाती है बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल स्पैज्म हो जाएगा. एंड देयर आर डिफरेंट ड्रग्स जो ब्लॉक कर देती है ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. उसमें कुरारे या कुरारे फॉर्म लाइक ड्रग्स होती हैं और दे प्रिवेंट द पैसेज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग इनटू द मसल. दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन ऑन इट्स रिसेप्टर्स. क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके साथ compete करती है और उसको इनहिबिट करने के लिए, और उसकी ये डिपोलराइजेशन कॉज नहीं करेगी. इसी तरह बोटुलिनम टॉक्सिन होती है. ये भी एक बैक्टीरियल पॉइजन है जो डिक्रीज कर देता है क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज बाय द नर्व टर्मिनल्स. ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फेस के ऊपर. कई लोगों को अगर आप देखें रिंकल्स और मसल स्पाज इतना ज़्यादा रह के फोरहेड के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, और ये वाली ड्रग्स बोटॉक्स वगैरह ड्रग्स यूज की जाती हैं और वो अफेक्ट करती हैं. देन देयर इज डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज अ माइस्थीनिया ग्रेविस. इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज रिसेप्टर्स और वो डिस्ट्रॉय कर देती है रिसेप्टर्स को. इसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल नहीं डेवलप होता है, ये कम हो जाता है और वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मसल्स हो जाते हैं डिपेंडिंग कि आपकी सेवेरिटी क्या है. जब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज की रिसेप्टर्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे या टूट जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपकी एंड प्लेट पोटेंशियल प्रॉपर जनरेट नहीं हो सकती. पेशेंट मे डाई बट अमूमन इसको बाय द ट्रीटमेंट्स इट इज़ प्रोलॉन्ग. एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स दे देते हैं जिसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन उधर थोड़ी बहुत है रह गई और कुछ रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो रही है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और इस तरह लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रह जाता है. गुड एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हो जाता है.
This is one of the pictures. ये myasthenia gravis इसको हो रहा है with the time. Early morning, the person is usually fine. After some time, the lid is sagging down. There is this disease of adult females, usually हो सकता है males में भी होता है. It affects the eyelid, extraocular, bulbar, proximal limb muscles. ज़्यादातर eyes में बहुत लोगों को नजर आता है. If you remember, there was this justice who had this problem. It presents with ptosis, dysarthria, dysphagia, or limb weakness in the hand and the feet. Autoimmune disease. क्या करता है कि it forms the antibodies against the acetylcholine receptors, and the patient only has around 20% of the receptors normally, और बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अगर 20% रह गए और वो काम कर सकते हैं, तो अब हम ये कर सकते हैं कि उसको जो ड्रग एसिटाइलकोलिन को बाद में डिस्ट्रॉय कर रही है, हम उसको ब्लॉक कर दें, उसको खत्म कर दें. तो हम एंटी एसिटाइलकोलिनेस्टेज दे देते हैं ताकि जितनी एसिटाइलकोलिन आ रही है वो इफेक्टिव हो जाए. तो जो PPS जो है, इसको बनता है एंड प्लेट पोटेंशियल. वो टू स्मॉल होते हैं, ट्रिगर द एक्शन पोटेंशियल्स. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट नॉर्मल वर्क चलता रहता है. दिस इज अ मोटर यूनिट. All the muscle fibers which are innervated by a single nerve fiber. It can be a small muscles to smaller motor unit होगा. जैसे ocular muscles है, हमारे eye के muscles जो है, eye के muscles वो वाले मैं लेट के नहीं कह रही, मैं वो कह रही हूँ जो eye के आई बॉल को मूव करने के लिए यूज करते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आप देखते हैं. Then there are different larger muscles जो crude control करते हैं, larger motor unit है. जैसे soleus है, सोलियस आपके लोअर लिम्ब में होता है, बैक साइड पे. एवरेज साइज अराउंड 80 to 100 फाइबर्स पर नर्व होती है एक मोटर यूनिट में. मोटर मसल फाइबर्स ये बंडल टुगेदर नहीं है कि ये सिर्फ इसी नर्व से सप्लाई होगा, ये ओवरलैप हुआ है. लेकिन यू शुड कम टू द कॉन्सेप्ट मोटर यूनिट होती क्या है. ये जो मोटर यूनिट्स हैं ये ओवरलैप है. एक नर्व उधर भी सप्लाई कर सकती है लेकिन दूसरी तरफ भी जा सकती है. दिस इज one motor unit. It is supplying this area. जो मसल फाइबर्स इससे सप्लाई है, हम इसको कहेंगे ये मोटर यूनिट है. जो ये नर्व एक आ रही है, ये इस जगह को सप्लाई कर रही है, तो हम कहेंगे ये मोटर यूनिट 2 है. और नर्व्स आपकी ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. One motor neuron and the muscle fibers it innervates. ये मैं आज इस पे डिटेल इसलिए कर रही हूँ. ये बेसिकली नर्व का क्वेश्चन था जो बहुत सारा वाई में पूछा गया और आप लोगों को कुछ नहीं आया. नंबर ऑफ मसल फाइबर्स वो डिपेंड करती हैं कि डिफरेंट मोटर यूनिट्स को जा रही है. अच्छा, अगर वो प्रिसाइज और डेलिकेट मूवमेंट करनी है तो ऐसी बाय नेचर फ्यू फाइबर्स होंगे मोटर यूनिट के. अगर वो परफॉर्म करना है पावरफुल फोर्स कंट्रोल जैसे वॉकिंग में, रनिंग में, लार्जर नंबर ऑफ फाइबर्स होंगे पर मोटर यूनिट. फैक्टर्स जो इसको टेंशन को मेंटेन रखती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन है, लेंथ ऑफ द फाइबर एट द ऑनसेट, एक्सटेंट ऑफ द फटीग एंड थिकनेस. ये आपसे नहीं पूछा जाता, ये आप सेकंड ईयर में करते हैं. ये दिस इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोटर यूनिट्स इन द स्केलेटल मसल. दिस इज 1 2 एंड ये एक मोटर यूनिट है और ये जाके इसको सप्लाई हो रहा है. ये वाला एक नर्व है और ये इसको सप्लाई हो रहा है. सो दिस इज अनदर मोटर यूनिट, दिस इज अनदर. 3 मोटर यूनिट्स इस पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं. दिस इज अ मोटर यूनिट. ये एक सोमैटिक मोटर नर्व है. सोमैटिक मींस कि एक एरिया को सप्लाई करे, एक ऑर्गन को सप्लाई करे. और यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बन रहे हैं. जो एक न्यूरॉन है उसकी डिफरेंट टर्मिनल्स हैं. जो टर्मिनल्स जहां जहां सप्लाई कर रही है, दिस ऑल इज द मोटर यूनिट. The collection of muscle fibers which are innervated by single motor neuron. फास्ट हो या स्लो, दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं. स्मॉलर मोटर यूनिट्स होती है फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल, रैपिड रिएक्टिंग, जैसे लेरिंक्स और द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स.
और लार्जर मोटर यूनिट जैसे क्वाड्रिसेप्स की मसल्स है 1000 फाइबर्स पर यूनिट भी हो सकता है. कोर्स कंट्रोल है, स्लो रिएक्टिंग है. दे ओवरलैप, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहती है. व्हाट इज summation? Can anybody explain what is summation? क्या नर्व में ये डिस्कस कर दिया है डॉक्टर नबियान, बट यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन. मैम जब छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, एक बड़ा रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. शाबाश. मुझे कल किसी ने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने इस पे नहीं एम्फसाइज किया था कि ये सेकेंड ईयर में भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि ये आपको फर्स्ट ईयर में पता होना चाहिए. क्योंकि एग्जाम में कई दफा आता है. समेशन इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें एडिंग टुगेदर. समेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक में. समेशन मींस एडिंग टुगेदर. जब आप अरिथमेटिक में ऐड करते हैं, प्लस का साइन डालते हैं, तो इसको हम एडिंग टुगेदर ऑफ द इंडिविजुअल ट्विच कॉन्ट्रैक्शंस है. दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. ये इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ द ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन. टू टाइप्स हैं, एक मल्टीपल फाइबर समेशन है, एक फ्रीक्वेंसी समेशन. जिसको आप सेकेंड ईयर में समझेंगे तो हम कहेंगे एक होता है स्पेशियल समेशन और एक होता है टेम्परल. स्पेशियल मींस कि स्पेस में वो डिफरेंट न्यूरॉन्स आ रही और वो समेशन कर रही. एक इम्पल्स एक न्यूरॉन से आई, एक मसल है, उसको नंबर 1 न्यूरॉन से भी इम्पल्स आ रही है, नंबर 2 से भी आ रही है, नंबर 3 से भी आ रही है. ये बन जाएगी मल्टीपल फाइबर समेशन. स्पेशियल समेशन इसको कहेंगे. टेम्पोरल समेशन का लफ्ज टाइम से समझ लो. एक ही न्यूरॉन से आ रही है, लेकिन पहले एक छोटी सी आई, फिर दूसरी दोबारा आई, फिर तीसरी आ गई. एक ही न्यूरॉन से आ रही है, लेकिन एट डिफरेंट टाइम्स, स्मॉलर ड्यूरेशन की डिफरेंस से आ रही है. साइज प्रिंसिपल ये है कि वीक सिग्नल्स आर ओनली एबल टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन स्मॉलर मसल्स, and the signals get stronger once they stimulate the larger muscle. ये temporal summation हुई. There are many stimuli in a close span of time. एक ही नर्व से आ रही है, रिपीटेड स्टिमुलाई आ रहे हैं, उसकी वजह से क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है, क्यूमुलेटिव एडिंग अप इफेक्ट आ रहा है. इट प्रोड्यूसेस अ नर्व इंपल्स जब एक स्टिमुलस टू वीक है. स्पेशल है, मेनी न्यूरॉन्स आर फायरिंग साइमल्टेनियसली सेम लोकेशन, उसकी वजह से एक नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगी. दिस इज एन एग्जांपल. ये स्पेशल समेशन है कि एक न्यूरॉन जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं और वो जाके इसको कर रहे हैं. एक न्यूरॉन ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन साइनैप्स भी हो सकता है, ये न्यूरॉन टू मसल साइनैप्स भी हो सकता है. तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये आपके प्री साइनेप्टिक है. बिफोर द साइनैप्स इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, आफ्टर द साइनैप्स इज कॉल्ड एज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. यहाँ पे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स जनरेट हो जाती हैं एंड देन दे स्प्रेड अलोंग. The temporal summation is one neuron is passing. ये वाली दोनों silent है. They are situated over there, but एक impulse इससे आ रही है at one time. फिर simultaneously ये देखो कि इनकी high frequency है, shortest duration के distance पे ये आ रही है. कम स्पैन में मल्टीपल साइनैप्स, मल्टीपल रिस्पॉन्स आ रही है, and it generates the excitatory post-synaptic potential. Excitatory means, post-synaptic means कि after the synapse जो आपकी potential generate होती है. Excitatory means कि इतनी ये stimulate कर रही है. एक inhibitory भी होती है जो इसको inhibit भी कर सकती है. This is another picture of the spatial summation. Different neurons हैं और एक जगह को अलग हर कोई अपने तौर पे इसको स्टिमुलेट कर रहा है. एंड देन देयर इज जनरेशन ऑफ अ पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल. दिस इज अ टेम्पोरल समेशन. दिस मींस एक न्यूरॉन आ रही है, पहले एक इंपल्स आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, और उसकी वजह से रिपीटेड स्टिमुलस हो रही है इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. तो फिर पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. दिस इज स्पेशियल समेशन.
multiple fibers. Temporal summation when there is frequency of the stimulus. जब हम muscle strength की बात करते हैं, the onset of the contraction, there is a phase which is where there is an effect which is called as the staircase effect. This is also called as the trapeze. एक stimulus आया, उसने generate सिर्फ इतना impulse किया, दूसरे ने इतना, या इस तरह करके आपका develop हो गया. लेकिन एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए हर स्टिमुलस सेपरेटली बहुत बड़ा आएगा. एक स्टिमुलस ये था, इसने पूरा रिफ्रैक्शन करके रिपोलराइजेशन करके नीचे आ गया, और फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन आया, वो फिर जीरो से स्टार्ट हुआ और उसने इतना किया. दिस इज कॉल्ड एज द स्टेयरकेस इफेक्ट. You have to understand what muscle tone is, what muscle fatigue is, and there is contraction of the agonist and antagonist. Agonist means कि वो वाला muscle जो proper function कर रहा है, उसके opposite वाला जो function muscle है उसको antagonist कहते हैं. Muscle tone मैंने आपको कहा था partial state of contraction. Twitch क्या होती है? एक single impulse से जो muscle stimulate होता है, that is called as the twitch. Twitch मेरा ख्याल है इंग्लिश का वर्ड है और आप लोगों को समझ आता है. मसल जो स्टिमुलेट होता है विद अ सिंगल इलेक्ट्रिक शॉक, सिंगल नर्व इंपल्स अबव द थ्रेशोल्ड. ये क्विकली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, लेकिन ट्विच से ज्यादातर इफेक्ट नहीं आता. आप समेशन पे लेंगे कि सेकंड इंपल्स आ रही है और वो फिर बिफोर द कंप्लीट रिलैक्सेशन, तो ये एडिंग अप हो जाएगी. इनकम्प्लीट टेटनस है कि साइमल्टेनियसली एक फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स बार बार आ रही है. कंप्लीट टेटनस है कि वो फ्यूजन हो गई. मैं भी पिक्चर्स दिखाती हूँ. और ट्रैपी इज द स्टेयरकेस इफेक्ट. दे आर डिलीवर्ड एट मैक्सिमम वोल्टेज. ईच शॉक एक सेपरेट स्ट्रॉन्गर ट्विच प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम. स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शंस जब ज्यादा होती जाती हैं तो एक फेज आ जाता है जिसको हम टेटनाइजेशन. इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आती है. मल्टीपल फाइबर्स, स्पेशियल और टेम्परल समेशन मैंने बताया. दिस इज द ट्विचेस एंड टेटनस. ये एक इंपल्स आई, फिर वापस आ गई, दूसरी आई. अब ये मसल में क्या कर रहा है? यहाँ पे मसल लेटेंट फेज में था, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल आया, अभी रिपोलराइज हुआ नहीं तो दूसरी नर्व इंपल्स आ गई, जिसकी वजह से सेकंड इंपल्स यहीं से ऊपर चली गई. अगर ये फुली रिपोलराइज हो जाता तो ये वापस आ जाता और फिर नई इंपल्स से ज्यादा जाता. ये अभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुआ तो थर्ड इंपल्स है इसका. तो ये दिस इज ऑल adding of one impulse, then the second contraction, then the third contraction, then the fourth, and then the fifth. This is called as incomplete tetanization. When there is a stronger impulse and it continuously stays like this, look at the frequency of this nerve impulse, तो फिर muscle fused tetanus के phase में आ जाता है. This is suppose 5 shocks per second आ रही है, 5 normal impulses आ रही हैं per second. तो ये आपका इस तरह का impulse देगा. अगर एक impulse अभी खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई तो वो 10 shocks per second है, ये डबल टाइम में आ रहा है. तो this is called as the incomplete tetanization. Incomplete tetanization can be like this or this. कंप्लीट टेटनाइजेशन है कि स्ट्रॉन्गर 60 शॉक्स इंपल्स बहुत कम ड्यूरेशन से आ रही है और जिसकी वजह से कंप्लीट एक प्लेटू फॉर्म में आ जाता है, एंड देन द लेटर ऑन मसल एक फटीग की स्टेज में चला जाता है, जो हमने फटीग पहले भी की थी. फटीग इज बिकॉज ऑफ, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फटीग? accumulation of lactic acid. और loss of ATP. मेटाबॉलिज्म किस तरह होती थी? एनारोबिक और एरोबिक. एनारोबिक होती है पहले
आपकी फर्स्ट 45 to 90 सेकंड्स ऑफ मॉडरेट टू हैवी एक्सरसाइज में आपकी बाद में सप्लाई होती है ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन अपटेक हो जाती है एरोबिक कैपेसिटी। जैसे अगर आप देखो ये माइनर एक्सरसाइज है तो पहले आपके प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो डिप्लीट होते हैं, फिर फ्री फैटी एसिड्स दे कम इनटू एक्शन और फ्री फैटी एसिड्स आपको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। देन देयर इज द ट्राइग्लिसराइड्स। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो वही वाले फेजेस आएंगे, पहले प्लाज्मा ग्लूकोज यूज हो जाएगा, फिर फैटी एसिड यूज होगा, फिर ट्राइग्लिसराइड यूज होगा, फिर ग्लाइकोजन। अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो लॉन्गर पीरियड आपका मसल ग्लाइकोजन यूज होता है। ये हमने कर लिया, just trying to finish it up. मसल फटीग होती है बिकॉज आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स भी खत्म हो जाते हैं। अब आपको अभी तक ये दो बातें पता चल गई, एक एटीपी नहीं होता और वहाँ उसकी वजह से वहाँ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर देता है। Sustained muscle contraction fatigue can be because of the accumulation of the extracellular potassium. Repolarization phase में आपको याद होगा कि एक्शन पोटेंशियल में पोटेशियम आयन का during the moderate exercise fatigue it occurs because आपकी जो slow twitch fibers है वो डिप्लीट कर देते हैं ग्लाइकोजन रिजर्व और जो फास्ट फाइबर्स हैं वो कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। अब ये वाला आपको आंसर आता है, ये बाकी भी याद रखिए, accumulation of the potassium ion, depletion of the glycogen reserve, finishing of the ATP reserves और एक सेंट्रल फटीग भी होती है। आपने सोचा मैंने एक्सरसाइज करनी बट योर ब्रेन सेज मैं तो पहले ही फटीग, मैं आई डोंट फील लाइक गोइंग फॉर द एक्सरसाइज, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द जिम, मैं तो पहले ही थका हुआ हूँ, मैं तो पढ़ के थक गया, whatever the reason is, you can be depressed, you can be exhausted because of the brain activity जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं, that is called as the central fatigue. So CNS आपका ये रिस्पॉन्स भी देता है और उसकी वजह से आपके मसल्स ऑटोमेटिकली they are also fatigued. Once you think about it, you get it. और लैक्टिक एसिड आपका एक्यूमुलेट करेगा, आपकी जो फैटी एसिड्स हैं वो यूज हो रहे हैं और आपकी ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। Let's talk about the neural control of the skeletal muscle. Though this is in second year, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए। लोअर मोटर न्यूरॉन एक्टिविटी जो होती है आपकी, एक अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन आपके ब्रेन में ही रहते हैं। न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन होती है जो न्यूरॉन निकल के मसल्स को सप्लाई करे। वो इन्फ्लुएंस बाय द सेंसरी फीडबैक फ्रॉम द मसल भी होते हैं। अभी तक आपको ये पता चला है कि वो मोटर सप्लाई कर रही है टू द मसल, यहाँ पे सेंसरी सप्लाई भी तो होना चाहिए ना। मसल की एक्टिविटी को ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को जानी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस हालत में वो वर्क कर रहा है, उसमें कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, वो कितना उसने कॉन्ट्रैक्शन की है। So there is this sensory feedback from the muscles and the tendons and they go up to the spinal cord और वहाँ पे वो सप्लाई बताता है कि मैंने ये काम किया। So the final common pathway by the sensory and the high brain centers, then they exert the control over the skeletal muscle. ये शायद आपके लिए नई बात हो कि सेंसरी सप्लाई भी होती है। This controls what? This controls the skeletal muscle movement और कंटिन्यूस सेंसरी फीडबैक जा रही है। ये एक प्रोसेस के थ्रू जा रही है जिसको हम कहते हैं मसल स्पिंडल अपरेटस। तो सेंसरी फीडबैक इंक्लूड कर रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गोल्जी टेंडन। ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, ये गोल्जी अपरेटस वो सेल वाला नहीं है, ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन है। ये क्या करता है कि आपका सेंस करता है कितनी टेंशन हो गई है मसल में, जितनी टेंशन हो गई है ये वो सेंसरी सप्लाई करेगा। एक मसल स्पिंडल का अपरेटस है, वो आपका मेजर करता है कि मसल लेंथ में कितना चेंज है। एंड ये जो मसल स्पिंडल का अपरेटस है, ये मसल एक्स्ट्राफ्यूजल जो फाइबर, एक फाइबर होती है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर और एक इंट्राफ्यूजल अंदर करके सिचुएटेड होते हैं, उसमें एक थिन मसल सेल्स होते हैं जिनको हम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कहते हैं। वो इंसर्ट हुए होते हैं टेंडन के साथ और उसके सेंटर में कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस नहीं होता, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन उसने लेके जानी है। दो तरह के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन, ये छोड़ दो।
just remember sensations भी आनी होती है muscle से to the brain, and that is by the process of the muscle spindle जो muscle length बताएगा. Another is the Golgi tendon organ जो tension बताएगा. और इसके साथ ये मसल फाइबर्स के साथ डिफरेंट नर्व्स अटैच्ड हैं, जिसमें ये फ्लावर स्प्रे या एनुलर स्प्रे स्पाइरल होती है. एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी मसल फाइबर्स होते हैं आउटसाइड द स्पिंडल्स. यहाँ पे मायोफिब्रिल्स आर अलोंग द एंटायर लेंथ. ये फ्यूज हुए में दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल विद द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स. जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और दे आर न्यूमरस इनफ टू कॉज द मसल कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज इट. ये जो आपके फाइबर्स रेडिश में नजर आ रहे हैं, these are the extra fusal fibers जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, and these are the intrafusal fibers जो बेसिकली आपको डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्या किस हालत में एक्टिवेशन हो रही है. These are the extrafusal fibers जिसमें आपको sarcomeres नजर आ रहे हैं. These are the intrafusal fibers जो आपकी sensations को लेके जा रहे हैं कि कितनी contraction इस फेज में हो रही है या कितनी tension develop हो रही है. बहुत सारी रिफ्लेक्सेस. हैव यू एवर नोटिस्ड कि अगर आप किसी अपने रिलेटिव को लेके जाएं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसको कोई पेन हो रही हो नी जॉइंट में या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो दे चेक विथ अ हैमर. हैमर होता है ये स्पेस पहले किस जमाने में आता था, लेकिन अब पिक्चर्स अभी भी सी पे एक गोला सा होता है ऊपर और एक उसके साथ लॉन्ग स्टिक होती है वाइट कलर की. उसको स्ट्राइक करते हैं एट द टेंडन, वो स्ट्राइक करते हैं एट द नी जॉइंट. आपको लगता है शायद जॉइंट को टच कर स्ट्राइक करके देख रहे हैं कि जॉइंट की क्या हालत. दे स्ट्राइक एट दिस टेंडन. जो टेंडन पे स्ट्राइक करेंगे तो देयर विल बी रिफ्लेक्स एक्शन. इसको हम कहते हैं कि वो ये दिस द लोअर लिम्ब इट मूव्स फॉरवर्ड एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल. Basically, there is this contraction of this muscle by which the lower limb moves forward, and they check the different neurons कि उसकी neuronal activity कैसी है. ये अगर आपके extra fusal fibers बाहर हैं जहाँ contraction हो रही है, तो ये intrafusal अंदर है जहाँ पे आपके muscle spindle है जो basically ये senses provide कर रहा है इसको. और फिर alpha motor neuron के through impulse आती है and there is this contraction of this. Golgi tendon organ क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए, इतना ज्यादा ना हो जाए कि रप्चर ही हो जाए. सो इट डिटेक्ट्स बेसिकली व्हाट, इट डिटेक्ट्स द टेंशन ऑफ द मसल. आपके लिए इतना भी काफी है. ये याद रखना कि मसल स्पिंडल होता है, एक लेंथ को करता है मेंटेन, और एक गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है जैसे ये मसल में आपको नजर आ रहा है. ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे वो इसको इनहिबिट करेगा. इतनी ज्यादा टेंशन हो गई कि इससे ज्यादा टेंशन की जाएगी तो ये मसल रप्चर कर देगा. तो देयर इज दिस इनहिबिशन एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल एंड द अल्फा मोटर न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन इसको सप्लाई कर रही थी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, वो इनहिबिट हो जाती है एंड द टेंशन इज रिड्यूस्ड. कुछ समझ आ रही है? Yes, ma'am. थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन ये आपकी बुक्स में है भी नहीं, ये आपको CNS के लेवल पे बताया जाएगा. लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ें मसल के लिए या समझना एग्जैक्टली चाहें कि कॉन्ट्रैक्शन होती क्यों है और किस तरह होती है, कि कुछ बच्चों को शायद ख्याल आया हो कि क्या रीजन है कि हम एक लेवल तक वेट लिफ्ट कर सकते हैं उसके बाद हम सोचते हैं अब हम नहीं कर सकते, तो वो एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, टेंडन ऑर्गन इंफॉर्मेशन देगा और उसकी वजह से इनहिबिट होगी. प्लस अगर आप ये देखो तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अदर मसल रिलैक्स करेगा. अगर सपोज एक फ्लेक्सर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्सटेंसर मसल जो है वो रिलैक्स करेगा. अदरवाइज तो आपकी ये लिम्ब की मूवमेंट्स ही नहीं हो सकेंगी. तो ये एक रेसिप्रोकल इनोवेशन की वजह से होती है, क्योंकि इधर से नर्व इम्पल्सेस जा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि दूसरे मसल्स को इनहिबिट कर दो. अगर ये वाला मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये लेग का मसल है और ये एक्सटेंसर मसल है क्वाड्रिसेप्स,
और ये इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसकी वजह से एक्सटेंशन होनी है एट दिस लेवल, तो देयर शुड बी इनहिबिशन ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स, and this is because of the muscle spreader. Then there is a different reflexes कि अगर आपकी एक लिम्ब में एक्सटेंशन का इफेक्ट आ रहा है तो दूसरे लिम्ब में फ्लेक्सर का, इसीलिए आप वॉक करते हैं। एक लिम्ब आपकी सपोर्ट करती है बॉडी को, एक लिम्ब आपकी लिफ्ट करके आगे फ्लेक्स करके आगे मूव करती है। डोंट रिमेंबर दिस रिफ्लेक्स नेम, जस्ट रिमेंबर कि ये जो कॉन्ट्रालैटरल का इफेक्ट है टू सपोर्ट द बॉडी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नर्व फाइबर्स। आपके डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं हायर लेवल पे जो इसको कंट्रोल करते हैं। क्लिक करें, इसको क्लिक करें। हमने स्केलेटल मसल नियरली फिनिश कर लिया है। नाउ वी वुड लाइक कि आपको मैं बताती जाऊं कि और भी मसल्स होते हैं। और कौन से मसल्स होते हैं? राइगर मोटर्स। आप जस्ट कीप ऑन लुकिंग, कुछ चीज रह गई तो बताओ। यू डन ऑल दिस। मैम मसल ट्विच की समझ नहीं आई, ट्विचिंग। अच्छा, ओके। मसल ट्विच क्या है? मैंने आपको कहा कि एक स्मॉल नर्व इंपल्स आई है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लाइड, उसको मसल ट्विच कहते हैं। उसको समेशन हो जाएगी, समेशन मींस एडिंग टुगेदर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन फुल डेवलप हो सकती है। उसमें अगर एक इंपल्स अभी खत्म नहीं हुई और दूसरी इंपल्स आ गई, रिफ्रैक्टिव पीरियड अभी फिनिश नहीं हुआ, दिस इज द डीपोलराइजेशन फेज। पहले एक फेज आता है लेटेंट, फिर डीपोलराइजेशन है, फिर रिपोलराइजेशन। अगर ये इस लेवल पे, यहाँ पे अगर हम स्टॉप कर देते हैं इस लेवल पे और दूसरी नई इंपल्स आ जाती है, तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये एडिंग हो जाएगी इसकी, ये ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा ऐड हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये इनकम्प्लीट टेटनाइजेशन में जा सकता है। मैं अभी पिक्चर दिखाती हूँ। थैंक यू। क्लास कितनी देर होगी आपकी? क्लास अभी 20 मिनट। 20 मिनट तो मैंने सुना था। अच्छा जी, मसल फटीग हो रही है। मसल फटीग क्यों हो रही है? बिकॉज फिजियोलॉजिकली देयर इज इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, रिजल्ट्स बिकॉज रिलेटिव डेफिसिट हो गया एटीपी का, या पीएच लेवल चेंज हो गया। पीएच लेवल चेंज हो गया बिकॉज एटीपी में बन गया, आयोनिक बैलेंसेस हो रही हैं। पोटेशियम आयन का आपको याद होगा, अभी मैंने बताया है, हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट कर सकता है। अच्छा, why can you electrically stimulate a muscle to contract? कौन से चैनल्स आएंगे जो एक्टिवेट कराएंगे? कौन बोलेगा? कोई अभी चैनल्स बताए। जब सब थ्रेशोल्ड से नीचे स्टिमुलस रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कॉज करता बिकॉज कोई एपी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अगर रिस्पॉन्स ऑफ अ मसल टू अ सिंगल सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा तो वो ट्विच कर देगा। एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, बिल्कुल थ्रेशोल्ड से भी नीचे जा रहा है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं हुआ। अगर एक इंपल्स आई है और वो थ्रेशोल्ड तक पहुंची है, स्लाइट ट्विचिंग होगी और फिर रिलैक्सेशन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज द ट्विच। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसकी 3 फेजेस हैं। मैं नर्व की बात नहीं करूंगी, नर्व आपने कर लिया। एक लेटेंट पीरियड है, एक कॉन्ट्रैक्शन का फेज है और एक रिलैक्सेशन का फेज। जो लेटेंट पीरियड है उसमें क्या हो रहा है? उसमें आपकी नर्व इंपल्स आ गई है, सार्कोलेमा के ऊपर कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं, वो टी ट्यूब्यूल के थ्रू मूव कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शन का फेज वो होगा जब मायोसिन और एक्टिन की अटैचमेंट हो गई है और उसकी मूवमेंट भी हो रही है। जो लेटेंट फेज है इसमें मायोसिन जो कैल्शियम आ गई है उसने ट्रोपोनिन के साथ ज्वाइन कर लिया है, उसकी साथ कन्फर्मेशन चेंज कर दिया है और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से मूव कर दिया है, और इसकी वजह अभी ये लेटेंट फेज में है। वो अटैचमेंट हो गई है मायोसिन और एक्टिन की, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई। जो कॉन्ट्रैक्शन की फेज है उसमें आपका पावर स्ट्रोक आएगा एंड देन द रिलैक्सेशन फेज। इसी वक्त वापस कैल्शियम जाने लग पड़ता है, लेकिन दिस रिलैक्सेशन इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द पोटेशियम आयंस गोइंग बैक।
So there is 3 phases of this muscle twitch. एक latent period है, contraction है और एक relaxation. Latent period है जब आपका stimulus आया है और generation of the tension. All the time which is required for the excitation, contraction, coupling या stretching हो रही है जो series elastic components है. ये multiple twitches आई हैं at different time intervals. यहाँ पे एक लेटेंट पीरियड था, फिर कॉन्ट्रैक्शन पे फेज आया, फिर रिलैक्सेशन. ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का फेज खत्म हो गया और सेकंड ट्विच आई. और दिस मींस कि एटलीस्ट आपको एक नर्व आपको जा रही है और टोटली रिलैक्स कर रही है. तो ऑल और नॉन इन्वेंट होता है कि आपका फुल ऊपर गया फिर नीचे आ गया. टेम्परल समेशन तब होती है जब आपकी एक इम्पल्स आई है और अगर पूरी रिलैक्स हो जाएगी तो ये यहाँ फिनिश हो जाएगा और ये थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंची. अगर ये ऊपर गई है अभी फुली रिलैक्स नहीं हुई, इसी फेज में सेकंड इंपल्स आ गई है तो ये एडिंग अप हो जाएगी. इसको हम टेम्परल समेशन कहेंगे. सेम नर्व से आ रही है लेकिन सेकंड इसकी ट्विच आ रही है. दिस इज वन. ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इससे क्या हो जाता है कि ये एक आपको समेशन इफेक्ट आ जाता है और इस वक्त में आपका इनकम्प्लीट टेटनाइजेशन है. यहाँ पे आपकी कंप्लीट टेटनाइजेशन आ सकती है. ये वाला कंप्लीट टेटनाइजेशन होती है और फिर बाद में फटीग हो गई. इस सिंगल ट्विच आई थी ये तो खत्म हो गई लेकिन उसके बाद मल्टीपल आपके नर्व इंपल्सेस हैं. लुक एट द ड्यूरेशन की कितनी एक स्पैन में कितनी नर्व इंपल्सेस आ रही हैं. अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पे लिमिटेड टाइम से तो ये इनकम्प्लीट आपकी टेटनाइजेशन हो गई. यहाँ पे आपकी जाके कंप्लीट टेटनाइजेशन हो गई क्योंकि इतनी ज्यादा इंपल्सेस आई हैं कि वो इतनी ज्यादा एक्ट कर गया और प्लाटू फेज में पहुंच गया. अब ये मैक्सिमम टेंशन इसने जनरेट कर लिया. अब ये फटीग ही करेगा, अदरवाइज इससे ऊपर नहीं जा सकता. दिस इज द स्टेयरकेस इफेक्ट. ये इसका नाम ट्रेपी भी देते हैं जर्मन लैंग्वेज में. ट्रेपी का मतलब स्टेयरकेस हो. तो क्या है कि स्लाइट इंक्रीज करता है सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम और हीट भी जनरेट करती है. ये एक इंपल्स आई है लेकिन वापस आ गई है. ये सेकंड इंपल्स आई है वो थोड़ी सी हायर एक्शन पोटेंशियल उसने जनरेट किया क्योंकि वो जरा सी स्ट्रॉन्गर इंपल्स थी. थर्ड मे बी और स्ट्रॉन्गर इंपल्स दी. फिर फोर्थ और स्ट्रॉन्गर है लेकिन ये एडिंग अप नहीं हो रही. ये दिस इज ऑल सेपरेट इंपल्सेस. मोटर यूनिट अब हमने अब पता कर लिया है और हमें आई थिंक अब समझ आ गई होगी और आई हैव शोन यू सो मेनी ऑफ द पिक्चर्स. बस कर देते हैं. मेरा ख्याल है यहाँ हम ये we have done this isometric isotonic. We have finished the skeletal muscle now and tomorrow we will talk about either the cardiac muscle or the smooth muscle. We have talked about all these changes जो hypertrophy, hyperplasia, atrophy. I hope so. आप सब देख रहे हो ये. We've done it many times. आज का टॉपिक है उसमें से सिर्फ माइस्टीनिया मैंने कराना था. Tomorrow we'll talk about the different उसकी skeletal muscles है और स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है और उनमें क्या फीचर्स फर्क है. फिर we discuss the smooth muscle also. Attendance लगा दीजिए and then you can leave. मैम मैम हाँ जी सुन रही हूँ. मैम प्लीज एक दफा आप ना ग्रेडेड पोटेंशियल एक्सप्लेन कर दें, ये मुझे समझ नहीं आता. क्यों फिर नहीं हो? एक सेकेंड आपको मैं अटेंडेंस भेजता हूँ फिर मैं देखिए आपको फॉर्म्स रिसीव हो गए. यस मैम हो गए. ओके थैंक यू.
The frequency of motor neuron stimulation. A single action potential from a motor neuron will produce a single contraction in muscle fibers of its motor unit. This isolated contraction is called a twitch. The tension produced by a single twitch can be measured by a myogram, which is an instrument that measures the amount of tension produced over time. Each twitch undergoes 3 phases: a latent period, a contraction phase, and a relaxation phase. During the latent period, the action potential is being propagated along the sarcolemma, and calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum. However, contraction has not yet occurred. In the contraction phase, calcium ions in the sarcoplasm have bound to troponin, tropomyosin has shifted away from actin binding sites, and cross bridges have formed. Here, the sarcomeres are actively shortening to the point of peak tension. In the relaxation phase, tension decreases as contraction stops. Calcium ions are pumped out of the sarcoplasm back into the sarcoplasmic reticulum, and cross-bridge cycling stops. This returns the muscle fiber to its resting state. Although a person can experience a muscle twitch, a single twitch does not produce any significant muscle activity in a living body. A series of action potentials to the muscle fibers is necessary to produce a muscle contraction that can produce work. Normal muscle contraction is more sustained, and it can be modified by input from the nervous system to produce varying amounts of force. This is called a graded muscle response. The frequency of action potentials or nerve impulses from a motor neuron, as well as the number of motor neurons transmitting action potentials, both affect the tension produced in skeletal muscle. If the fibers are stimulated while a previous twitch is still occurring, the second twitch will be stronger. This response is called wave summation. Wave summation occurs because the excitation-contraction coupling effects of successive motor neuron signaling is summed or added together. At the molecular level, summation occurs because the second stimulus triggers the release of more calcium ions, which become available to activate additional sarcomeres while the muscle is still contracting from the first stimuli. Summation results in greater contraction of the motor unit. If the frequency of motor neuron signaling increases, summation and subsequent muscle tension in the motor unit continues to rise until it reaches a peak point. The tension at this point is about 3 to 4 times greater than the tension of a single twitch. This state is referred to as incomplete tetanus. During incomplete tetanus, the muscle goes through quick cycles of contraction with a short relaxation phase for each. If the stimulus frequency is so high that the relaxation phase disappears completely, the contractions become continuous in a process called complete tetanus. During complete tetanus, the concentration of calcium ions in the sarcoplasm allows virtually all of the sarcomeres to form cross bridges and to shorten. This allows the contraction to continue uninterrupted. Tetanus is the fusion of contractions to produce a continuous contraction. I hope so that dinner mark early, and we'll stop over here. We'll meet tomorrow, and we'll finish the smooth muscle and the cardiac muscle. Okay, Allah Hafiz. Good office, man.